Hello dear friends, how are you? This is lecture number 15 on Criminal Procedure Code 1898। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास डील करता है अरेस्ट, एस्केप एंड रीटेकिंग। अरेस्ट मीन्स किसी भी शख्स को गिरफ्तार करना। गिरफ्तार किसको करते हैं हम? अक्यूज्ड पर्सन को, जो किसी न किसी जुर्म में शामिल होता है, उनको पुलिस क्या करती है? अरेस्ट करती है। ठीक है, या तो फिर हमारे पास कोर्ट के हमारे आर्डर जो होते हैं उनके मुताबिक, या फिर पुलिस जो है वो स्यू मोटो भी गिरफ्तार कर सकती है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं कि गिरफ्तार कैसे करते हैं, और जो एस्केप हो जाते हैं, जो अक्यूज एस्केप कर जाते हैं मीन्स फरार हो जाते हैं, उनके लिए क्या प्रोसीजर है। और उसके अलावा हमारे पास रीटेकिंग, जो एस्केप हो जाते हैं अक्यूज, उसको रीटेक कैसे करें, उसको हम दोबारा कस्टडी में कैसे ले आएँ। तो आइए आज पढ़ लेते हैं हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर। आज हम सेक्शन ए पढ़ेंगे। सेक्शन ए में पढ़ेंगे अरेस्ट जनरली। जो अरेस्ट है उसको जनरल वे में पढ़ेंगे हम कि अरेस्ट हमारे पास क्या है, अरेस्ट कैसे होगा। बिल्कुल एक हमारे पास सेक्शन जो है इनके 46 से लेकर 53A तक है। तो आइए आज हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 46 बात करता है हाउ अरेस्ट हाउ मेड, या फिर हाउ अरेस्ट टू बी मेड। जो अरेस्ट है ना वो कैसे किया जाएगा। तो आइए इसकी थोड़ी बेयर रीडिंग कर लूँगा मैं। बेयर रीडिंग के बाद जो है इसकी मैं आपको डिटेल में थोड़ा बता दूंगा। सबसेक्शन 1 कहता है इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द सेम शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड अनलेस देयर बी अ सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन। जो भी शख्स गिरफ्तार कर रहा है मीन्स जो ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर जो किसी भी मुजरिम को गिरफ्तार कर रहा है, तो फिर उसको टच करना, ठीक है, उसको टच कर लेना एक गिरफ्तारी के ज़िम्मे में आता है। या फिर जो शख्स, जिस शख्स को हम गिरफ्तार कर रहे हैं वो शख्स खुद जो है अपने आप को हैंड ओवर करे, मीन्स सबमिशन। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बी अ सबमिशन टू द कस्टडी। सबमिशन मीन्स सरेंडर करना। जो अक्यूज जो है वो खुद जो है क्या हो रहा है, वो सरेंडर हो रहा है पुलिस के पास। या फिर कैसे? बाय वर्ड और एक्शन। वर्ड मीन्स वो खुद कह दे कि भाई मुझे गिरफ्तार नहीं करे, मैं खुद गिरफ्तारी दे रहा हूँ, ये हो गया बाय वर्ड। और एक्शन क्या है? एक्शन मीन्स ये ले मुझे गिरफ्तार कर ले। आ रही बात समझ में। उसके बाद सबसेक्शन 2 बात करता है रिस्टेटिंग। इसको जो वर्ड है वो थोड़ा इधर मिस्टेक हो गया है। उस वर्ड की जो हमारे पास प्रॉपर जो वर्ड है वो है रेजिस्टिंग या फिर रिस्टेनिंग एंडेवर टू अरेस्ट। जो शख्स को हम अरेस्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहा है? रिस्टेन कर रहा है। आधी बात समझ में, मीन्स मुजाहमत कर रहा है, मुजाहमत करने की कोशिश करता है। इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट द एंडेवर टू अरेस्ट हिम, देखें यहाँ वर्ड आ गया रेजिस्ट, मीन्स रोक रहा है, गिरफ्तारी देने से रोक रहा है। पुलिस ऑफिसर की जो ड्यूटी कर रहे हैं उसकी उस ड्यूटी में मुदाखलत कर रहा है, मीन्स अपने आप को गिरफ्तार होने से बचा रहा है। तो फिर अटेम्प्ट टू एविड द अरेस्ट, या फिर हमारे पास जो है गिरफ्तार होने से भाग जाए, अवॉइड कर जाए, या फिर एस्केप कर जाए, इवेड। आ रही बात समझ में। द सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मे यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट। जो भी पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर मीन्स SH हो या फिर कांस्टेबल से लेकर हाई लेवल की रैंक तक, जो भी पुलिस ऑफिसर है वो रीजनेबल जो भी हमारे पास मीन्स होगी वो इस्तेमाल करेगा उसको गिरफ्तार करने में। आ रही बात समझ में। सब सेक्शन 3 बात करता है नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ द डेथ और विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब यहाँ पर पुलिस को ऐसा कोई भी राइट नहीं दिया जाता या फिर किसी अदर पर्सन, प्राइवेट पर्सन को, कि उस शख्स को आप मार दें या फिर उसकी डेथ काज हो जाए, इसे जो हमारे पास अरेस्ट से मुतालिक अरेस्ट करते हुए, तो फिर ऐसा राइट्स पुलिस को नहीं दिया जाता है। और ऐसे शख्स को स्पेशली जो अक्यूज्ड जो है, जिस अक्यूज को हम गिरफ्तार कर रहे थे और उसकी डेथ हो गई, वो जो अक्यूज जो है वो उसको कौन सा अक्यूज नहीं होना चाहिए?
ऐसा अक्यूज नहीं होना चाहिए जिसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी सज़ा जो है पनिशेबल विथ डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? ऐसा मुजरिम नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया। इस पर एक है हमारे पास अथॉरिटी, जैसे कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, इसको कहेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। ये क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा, इनह्यूमन कहलाएगा। आ रही बात समझ में? ये क्या है? अगर पुलिस गिरफ्तारी के वक्त अगर किसी शख्स की डेथ काज करती है, ठीक है, और वो जिसकी डेथ हुई है वो उसने ऐसा कोई ऑफेंस नहीं किया था जो कि पनिशेबल विथ डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ था, मगर फिर भी डेथ काज हो गई, तो फिर वो क्या कहलाएगी हमारे पास? एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। आ रही बात समझ में? एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ये क्या कहलाएगी? अब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग क्या है? ये हमारे पास इलीगल है या फिर इनह्यूमन है। ठीक है, इनह्यूमन। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। इन पर एक अथॉरिटी है, मैं एक अथॉरिटी आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पास है सेक्शन 46 जो है उसमें प्राइवेट डिफेंस भी दिया गया है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बनता है कैसे? अक्यूज्ड हैज़ नॉट कमिटेड कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस, अक्यूज्ड हैज़ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, जो अक्यूज को गिरफ्तार करने आप जा रहे हैं उसने कोई ऐसा नॉन बेलेबल या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमेंट नहीं किया है। क्या नहीं किया है? कॉग्निजेबल ऑफेंस कमेंट नहीं किया, या फिर हम इसको कहें नॉन बेलेबल। एक बात आपको याद हो कि हमारे पास कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो जिसमें बेल ग्रांट ना की जाए। मोस्टली कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल होते हैं। आधी बात समझ में? ठीक है, इस पर एक अथॉरिटी में आपको बता दूं कि अक्यूज हैज़ नॉट कमिटेड कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, हैज़ द प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट रखता है अंडर सेक्शन 101 CRPC। 101 CRPC में अपना प्राइवेट डिफेंस रखता है। ये अथॉरिटी आप देख लेना 1986 PCRLJ, पेज नंबर है 2833। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे चलें। एक अथॉरिटी और भी आप सर्च कर लें, देख लें, इस नोट कर लें। सर्च ऑफ हाउस विदाउट वारंट। अब वारंट आपके पास नहीं है पुलिस के पास, और विदाउट वारंट एक घर सर्च कर रहे हैं, किसी क्या रिहायश पजीर घर जो है उसको सर्च कर रहे हैं। ये क्या है हमारे पास? वायोलेटिव ऑफ लॉ है, अफेंस एथिक्स मोरल एंड ह्यूमन राइट्स। ये क्या है? वायोलेशन है ह्यूमन राइट्स की। इन पर भी एक अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी भी आपने नोट करनी है। PLJ 1998 CRC लाहौर, पेज नंबर है 377। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर हम सेक्शन नंबर 47 पर चलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? इसके बाद एक और भी अथॉरिटी आप देख लें कि इफ़ द पुलिस ऑफिसर वुड टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ अक्यूज पर्सन। मैंने आपको कहा है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर अगर किसी को अरेस्ट करने जाता है और जिस शख्स को अरेस्ट करना है उसकी बॉडी को टच करता है तो फिर वो अरेस्ट मान लिया जाएगा। आधी बात समझ में? इन पर अथॉरिटी है, इन पर अथॉरिटी आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको नोट करा रहा हूँ 2011 YLR, पेज नंबर 281 और 2821। ठीक है, 2011 YLR, पेज नंबर 2821। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम ये थोड़ा नोट कर लें। इसके बाद हम सेक्शन
47 डिस्कस करेंगे। नोट कर लिया जी। 47 हमारे पास किस चीज़ के बारे में डील करता है? खराब है मैडम। 47 बात करता है सर्च अ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन sought टू बी अरेस्टेड। सेक्शन 47 किस चीज़ के बारे में करता है? सर्च ऑफ प्लेस entered by person sought to be अरेस्टेड। इसकी बे रीडिंग कर लें जल्दी से फटाफट। जी, इफ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट ऑफ अरेस्ट आर एनी पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट। अब इसकी आप टाइटल देख लें, सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन sought टू बी अरेस्टेड। अब ऐसी जगह, ऐसी प्लेस का सर्च करना, ऐसी प्लेस की तलाशी लेना जहाँ पर जिस शख्स को अरेस्ट करना है वो शख्स दाखिल हुआ हो। आ रही बात समझ में? फॉर एग्जांपल मुझे ए को अरेस्ट करना है मगर ए जो है इस घर में दाखिल हो गया है, अब इसको अरेस्ट करना है। ये सेक्शन इसके बारे में बात करता है। अब कोई भी ऑफिसर, पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट ऑफ अरेस्ट, कोई भी ऑफिसर एक्टिंग अंडर अ वारंट ऑफ अरेस्ट, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, या फिर किसी भी रैंक का पुलिस ऑफिसर हो। एनी पुलिस ऑफिसर मीन्स एसएचओ वगैरह जो भी हो, हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट हैव रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन टू बी अरेस्टेड हैज इंटर्ड इनटू। अब उनको पूरा यकीन है कि जिस शख्स को अरेस्ट करना है, गिरफ्तार करना है, वो इस जगह में, इस प्लेस में दाखिल हुआ है। आर इज विद इन एनी प्लेस, या फिर किसी और जगह में। द पर्सन रिजाइडिंग इन, जो शख्स अंदर रह रहा है, आर बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस, या फिर उस जगह का इंचार्ज है, मीन्स संभालने वाला है। शल ऑन डिमांड ऑफ सच पर्सन एक्टिंग एज अफोरसेड ऑन सच पुलिस ऑफिसर। अब जो पुलिस ऑफिसर है जिसके पास वारंट है अरेस्ट के, उनकी डिमांड पर, उनकी मांग पर, ठीक है, क्या होगा? अलो हिम फ्री इंग्रेस, उसको दाखिल होने का जो है रास्ता दिया जाएगा। इंग्रेस मीन्स दाखिल होना, दाखिल होने का रास्ता देना। आ रही बात समझ में? देयर टू एंड अफोर्ड ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर अ सर्च देयर इन, और जो भी रीजनेबल सहूलियत है उनको देना कि आप सर ये गिरफ्तार कर लें। फॉर एग्जांपल ए को गिरफ्तार करना है, अब पुलिस ऑफिसर कौन है? पुलिस ऑफिसर जेड है। फॉर एग्जांपल जेड ये पुलिस ऑफिसर, ए को गिरफ्तार करना है मगर ए जो है इस घर में दाखिल हो गया है, ठीक है, तो फिर जो ये घर है ये किसकी पोजीशन में है? ये घर बी की पोजीशन में है। अब बी जो भी रीजनेबल होगा, जो भी काबिल अमल होगा, जो भी फैसिलिटी, जो भी सहूलत होगी, वो इस पुलिस ऑफिसर को देगा कि आप ए को गिरफ्तार कर लें। यहाँ तक बात क्लियर है? इस पर भी एक अथॉरिटी आप नोट कर लें। पुलिस इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर हाउस ऑफ अ फगिटिव फ्रॉम लॉ wherein he is not present living, no free hand can be given to police। ठीक है, इन पर अथॉरिटी आप नोट कर लें। PLJ 2000 लाहौर, पेज नंबर 354। यहाँ तक बात क्लियर है? इसके बाद हम चले जाते हैं सेक्शन नंबर 48। सेक्शन नंबर 48 बात करता है प्रोसीजर वेयर इंग्रेस नॉट ऑब्टेनेबल। प्रोसीजर वेयर इंग्रेस नॉट ऑब्टेनेबल।
अब वो प्रोसीजर जहाँ पर दाखिल होना इंग्रेस नॉट ऑब्टेनेबल, अंदर दाखिल होना हम जो दाखिल अगर किसी जगह में होना है उस जगह को दाखिल होना हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। अरे बस प्रोसीजर वेयर इंग्रेस नॉट ऑब्टेनेबल, जहाँ हम दाखिल होने का जो है अंदर जो तरीका है हमारे पास दिया गया है कि हमें फ्री इंग्रेस दिया जाए। अब फ्री इंग्रेस जहाँ पर नहीं मिल रहा, इसके बारे में बात कर रहा है कि जहाँ फ्री इंग्रेस नहीं मिल रहा हो या फिर हमारे पास इंग्रेस नॉट ऑब्टेनेबल, दाखिल होने का रास्ता जब आपको ना मिले तो फिर आप क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ए है जो अक्यूज्ड है और इस जगह में रहता है, ठीक है, और हमारे पास बी जो है वो पुलिस ऑफिसर है। बी पुलिस ऑफिसर जब अरेस्ट करने आता है ए को, तब इनको यहाँ से कोई इंग्रेस नहीं मिलती, मीन्स दाखिल होने का रास्ता नहीं मिलता इस जगह के अंदर कि जाके वो ए को गिरफ्तार कर ले, ठीक है। तो फिर क्या प्रोसीजर है, आइए इसको देख लेते हैं। इफ़ इंग्रेस टू सच प्लेस के नॉट बी ऑब्टेन अंडर सेक्शन 47, अगर 47 के अंदर फ्री इंग्रेस ना मिले, it shall be lawful in any case for a reason acting under a warrant and in any case in which a warrant may issue but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape, ठीक है। जो शख्स को गिरफ्तार करना है उसको एक मौका दिए बिना कि वो वहाँ से निकल जाए, उससे पहले वो इंग्रेस हासिल करनी है, ठीक है। कैसे करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बी पुलिस ऑफिसर है, ए को गिरफ्तार करना, मगर ए ऐसे घर में है जहां ये पुलिस दाखिल नहीं हो पा रही। अब क्या करें, इनके पास टाइम भी शॉर्ट है और दाखिल भी होना है और ये स्किप भी वहां से ना कर जाए, ठीक है, ये प्रोसीजर। तो फिर क्या करेंगे हम, फॉर अ पुलिस ऑफिसर टू एंटर सच प्लेस, फिर वो पुलिस ऑफिसर के लिए जायज़ है, लॉफुल है कि फिर वो उस जगह के अंदर एंटर हो जाए एंड सर्च देयरिन, और फिर वहाँ पर तलाशी ले सकता है। एंड इन ऑर्डर टू अफेक्ट एन एंट्रेंस टू सच प्लेस टू ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर और विंडो ऑफ एनी हाउस और प्लेस, फिर चाहे घर का किसी भी तरह का कोई बाहर का दरवाज़ा आउटर हो या फिर इनर जो भी अंदर का दरवाज़ा हो, कोई भी दरवाज़ा अगर उन्हें तोड़ना पड़े तो फिर वो तोड़कर भी उस शख्स को गिरफ्तार कर सकता है। आ रही बात समझ में, या फिर चाहे किसी भी किस्म की कोई भी खिड़की हो, बाहर की हो या अंदर की हो, अगर उनको तोड़कर उस जगह के अंदर दाखिल हो सकती है पुलिस तो फिर वो दाखिल हो सकती है। आ रही बात समझ में, वेदर डेट ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड और एनी अदर पर्सन इफ आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ हिज अथॉरिटी एंड पर्पस एंड डिमांड ऑफ एडमिटेंस ड्यूली मेड ही कैन नॉट अदरवाइज ऑब्टेन एडमिटेंस। अब पहले अथॉरिटी मांग सकता है, बाद में नहीं। आ रही बात समझ में, जब किसी शख्स के पास गिरफ्तार करने जा रहे हैं, जैसे हमारे पास प्लेस है उसका जो इंचार्ज है वो पहले अथॉरिटी मांग सकता है, बाद में वो अथॉरिटी वगैरह मांगने के लायक नहीं रहता। अब ब्रेक इन ओपन जनाना, प्रोवाइड दैट इफ एनी सच प्लेस इज एन अपार्टमेंट इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ अ वुमेन। अब कोई लेडी है, ठीक है, अब ये जो जगह है वो किसी लेडी की है, किसी औरत का घर है, अब उसी औरत के घर के अंदर वो अक्यूज जो है छुपा हुआ है। अब क्या प्रोसीजर होगा, अब वो औरत को जो है क्या दिया जाएगा, एक रीज़नेबल हमारे पास टाइम दिया जाएगा कि आप वो उस घर से विड्रॉ कर जाएं, क्योंकि हमें इस शख्स की गिरफ्तारी करनी है, तो फिर आप इस घर से विड्रॉ कर लें, रीज़नेबल टाइम दिया जाएगा। अगर रीज़नेबल टाइम में नहीं होते और हमारे पास जो औरत है वो टाइम हमारे पास विड्रॉ नहीं करती है, तो फिर वो किसी घर का इनर आउटर डोर विंडो जो भी हो उसको ब्रेक करके उसको तोड़कर अंदर दाखिल होकर गिरफ्तारी कर सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है। इन पर एक अथॉरिटी नोट कर लें, हमारे पास पुलिस हैज़ टू ग्रांट टाइम टू लेडीज ऑफ हाउस टू विड्रॉ फ्रॉम द प्लेस एंड देयर आफ्टर एंटर द हाउस। अब पुलिस जो है उनको और लेडीज़ को टाइम देना है कि आप यहाँ से निकल जाएं, हमें इस शख्स की गिरफ्तारी करनी, हमें पूरा यकीन है कि वो शख्स यहाँ पर आपके घर में छुपा है, तो बड़ा मेहरबानी आप इस घर से निकलें, हमारी पुलिस जो है घर में एंटर होगी और इस शख्स को गिरफ्तार करेगी अगर इस घर में मौजूद हुआ तो। इन पर यह अथॉरिटी है, आप नोट कर लें।
NLR 1999 CRL लाहौर, पेज नंबर 577। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये थोड़ा नोट कर लें आप। अब आ जाएं सेक्शन 49 पर। सेक्शन 49 बात करता है प्रोसीजर टू ब्रेक ओपन doors windows for purpose of लिबरेशन। अब ये जो हमारे पास सेक्शन है ये बात करता है पावर टू ब्रेक ओपन डोर्स इन विंडोज फॉर पर्पज ऑफ लिबरेशन। अब यहाँ बात करता है आज़ादी की। अब आज़ादी किसकी? अब अक्यूज़ की तो बात नहीं कर सकते कि अक्यूज़ को आज़ादी दी जाए कि वो किसी भी घर को तोड़ फोड़ के निकल जाए, आज़ाद हो जाए, ऐसा है नहीं। ये बात करता है हमारे पास पुलिस ऑफिसर की, फिर चाहे कांस्टेबल हो, चाहे SH हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, कोई भी हो, वो किसी घर में कानूनी तरीके से दाखिल हुआ है, ठीक है, मगर वो वहाँ डिटेन हो गया है। फॉर एग्जांपल ए जो है वो एक पुलिस ऑफिसर है, ये बी को गिरफ्तार करने गया। बी जो है एक बड़े घर में छुपा हुआ था। अब ए जो है अंदर दाखिल, ए यहाँ से अंदर आ गया, ठीक है। अब ए को बाहर निकलना है यहाँ से, इसको गिरफ्तार करने, इसको गिरफ्तार करके या फिर इसको गिरफ्तार किए बिना अब यहाँ से इसको बाहर निकलना है, उसका प्रोसीजर की बात करता है ये। आ रही बात समझ में? जो कानूनी तरीके से दाखिल हुआ हो फिर वो बाहर निकल सकता है। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? तो आइए इसको हम बैरिडिंग कर लेते हैं। एनी पर्सन, ऑफिसर और अदर पर्सन अथॉराइज्ड टू मेक एन अरेस्ट may break open any outer inner door or window of any house or place in order to liberate himself अपने आप को आज़ाद करना। मीन्स गिरफ्तार करने के लिए तो दाखिल हो गया उस घर के अंदर, मगर अब बाहर भी तो निकलना है, ऐसा तो नहीं उस घर में बैठे रहे। आ रही बात समझ में? हैविंग लॉफुली एंटर्ड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एन अरेस्ट, कानूनी तरीके से उस घर में दाखिल हुआ था वो शख्स, अब उसको बाहर निकलना है पुलिस ऑफिसर को। आ रही बात समझ में? इज डिटेन देयर इन, जो कि वहाँ पर डिटेन हो गया है, गिरफ्तार करने गया था, खुद गिरफ्तार हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है? इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 50 पर। सेक्शन नंबर 50 क्या बात करता है? नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। अब मज़ाहमत जो है वो गैर ज़रूरी ना हो। जिस शख्स को हमने गिरफ्तार किया है अब उसकी मज़ाहमत इतनी गैर ज़रूरी ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो पुलिस ने किसी शख्स को गिरफ्तार कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल ए को गिरफ्तार कर लिया, अब इतनी मज़ाहमत ना हो जो गैर ज़रूरी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अब यहाँ से गिरफ्तार करके हम पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं या फिर कोर्ट लेके जा रहे हैं, हम पूरी की पूरी नफरी मंगवा लें कि यहाँ से भाग तो ना जाए। ऐसा सीरियस ऑफेंस भी नहीं है मगर फिर भी ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, गैर ज़रूरी ना हो रिस्ट्रेंट। आ रही बात समझ? ये पुलिस ऑफिसर के लिए कह रहे हैं कि जो आपने जो शख्स गिरफ्तार किया है उसको रिस्ट्रेंट करने की जो कैपेसिटी है वो अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए। आ रही बात से? मज़ाहमत गैर ज़रूरी ना हो। द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू मोर रिस्ट्रेंट देन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप, कि वो भाग ना जाए, ठीक है। अब पूरी की पूरी नफरी इस ए पर आ जाए, पूरी की पूरी पुलिस जो है वो अपना जो स्टेशन है पुलिस स्टेशन छोड़कर एक अक्यूज
पर आ जाए कि ये भाग ना जाए। ठीक है, अब ऐसा करने जाएंगे तो फिर प्रोसीजर ये जो है सारा डामाडोल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 51 पर। 51 बात करता है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, जो शख्स अरेस्ट कर दिया गया है उसकी तलाशी लेना। जो शख्स गिरफ्तार हुआ है उसकी तलाशी लेना। आ रही बात समझ में? अब जो शख्स गिरफ्तार हुआ है उसने बेल करवा ली है, ठीक है, या फिर बेल करवाई है मगर श्योरिटी जमा नहीं करवाई है, तो फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम सर्च कर सकते हैं कि उससे कोई भी आर्टिकल्स मिले, जो भी आर्टिकल्स मिले वो केस प्रॉपर्टी हो जाएगी उस अक्यूज से रिलेटेड। जो अक्यूज ने अफेंस किया है उस अफेंस से रिलेटेड वो केस प्रॉपर्टी हो जाएगी। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। मगर इसमें वियरिंग, जो नेसेसरी वियरिंग अपैरल्स, नेसेसरी वियरिंग अपैरल्स मीन्स ये क्या है कि जो ज़रूरी तौर पर जो कपड़े हैं घर में पहनने के लिए वो कपड़े आप ना ले जाएं। अगर पुलिस ने बी को गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है, अब जो घर में इसके अंदर जो भी आर्टिकल्स है उस अफेंस से रिलेटेड, आ रही बात समझ में, तो वो सब आर्टिकल जो है पुलिस अपने कस्टडी में ले सकती है, मगर जो रीज़नेबल जो हमारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं उसको नहीं ले जाएगी पुलिस। हमेशा याद रखना ये बात। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे पास सेक्शन नंबर 52, मोड ऑफ सर्चिंग वुमेन। 52 मोड ऑफ सर्चिंग वुमेन। सर्चिंग वुमेन, ठीक है, मीन्स एक औरत को सर्च करने का तरीका क्या है। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। वेन वेर एवर इट इज नेसेसरी टू काज द वुमेन टू बी सर्च्ड, द सर्च शैल बी मेड बाय एन अदर वुमेन विथ स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी। अब जो शाइस्ती है, जो हमारी जो इखलाकियात है उसके मुताबिक जो औरत की अगर सर्च करनी है, जो औरत गिरफ्तार हुई है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है बी जो है एक औरत है, अब पुलिस ऑफिसर है हमारे पास ए, ये भी एक लेडी पुलिस ऑफिसर है, इसने बी को गिरफ्तार किया है, एक औरत है, अब गिरफ्तार कर लिया, अब इसको सर्च करनी है, इसकी पूरी बॉडी को सर्च करनी है, तो फिर हमारे इखलाकियात भी यही कहती है कि उस औरत को एक दूसरी औरत सर्च करे। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। मीन्स लेडी पुलिस ऑफिसर सर्च करेगी एक लेडी अक्यूज्ड को। आ रही बात समझ? अगर कोई मुजरिम औरत है तो फिर उस औरत को औरत पुलिस ऑफिसर ही सर्च करेगी। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद हम आगे चलें। अब सेक्शन आ जाता है हमारे पास 53, पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। अब पुलिस ऑफिसर को पावर है कि वो ऑफेंसिव वेपन्स जो है, गुनहगार हथियार जो है ऑफेंसिव, जिससे ऑफेंस किया जाए, हर इसको गुनहगार भी कहा जाता है, मगर इसको ऐसा समझ लें आप जिससे गुनाह किया जाए, ऐसा हमारे पास कोई हथियार जिससे ऑफेंस हुआ हो या फिर ऑफेंस कर हमारे पास किया जा सकता है। आ रही बात समझ में? आइए इसकी थोड़ी बैरिडिंग कर लें। ये थोड़ा हमारे पास टेक्निकल है, टेक्निकल ग्राउंड्स पर है। द ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एन अरेस्ट अंडर कोड मे टेक फ्रॉम द पर्सन अरेस्टेड एनी ऑफेंसिव वेपन्स व्हिच ही हैज़ अबाउट हिज पर्सन। अब जिस शख्स को गिरफ्तार किया, चाहे औरत चाहे मर्द, अब जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उसने जो ऑफेंस कमिट किया है उससे रिलेटेड जिस चीज़ से उसने ऑफेंस कमिट किया, फॉर एग्जांपल उसने किसी बंदूक से किया है, ठीक है, बंदूक से किया है, आरी बात समझ में, या फिर किसी तलवार से किया है या खंजर से किया है, वो ऑफेंसिव वेपन्स जो है अपने कस्टडी में ले सकती है। एंड शैल डिलीवर ऑल वेपन्स टू सो टेकन टू द कोर्ट और ऑफिसर। अब जो भी हमारे पास ऑफेंसिव वेपन्स
उसने कस्टडी में लिए हैं वो या तो पुलिस ऑफिसर मीन्स एसएचओ के पास, ठीक है, कस्टडी में जाके दें हम, ठीक है, या फिर कोर्ट में जाके पेश करें। अब हमारे पास ऑफिसर, अब यहाँ बात करें कोर्ट और ऑफिसर मीन्स एसएचओ जो है वो हमारे पास जिसने कस्टडी में लिया ऑफेंसिव वेपन्स वो कहाँ पेश करे, ऑफिसर मीन्स एसएचओ, हाउस स्टेशन हमारे पास होता है, ठीक है, या फिर कोर्ट में, ठीक है, यहाँ तक बात के लिए। विच आर होम द ऑफिसर आर पर्सन मेकिंग द अरेस्ट इज रिक्वायर्ड बाय दिस कोड टू प्रोड्यूस द पर्सन अरेस्टेड। अब जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उसको जहाँ कोर्ट में पेश करना है, जिसको पावर है कि मेरे पास पेश किया जाए, वहाँ उस हथियार को भी पेश किया जाए। आपने अक्सर नोट किया होगा जब केस चलता है तो फिर केस प्रॉपर्टी मंगवाई जाती है, केस प्रॉपर्टी से मुतलिक चीफ होता है और उस केस प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड क्रॉस एग्जामिनेशन होती है एक्यूज की। यहाँ तक हमारे पास किसकी होती है, कंप्लेनेंट की। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम आगे चलें। इसके बाद हमारे पास 2016 के अंदर 22 तारीख अक्टूबर 2016 में अमेंडमेंट आई थी जिसके अंदर सेक्शन 53A जो है हमारे पास इंसर्ट किया गया है। आ रही बात समझ में? सेक्शन 53A, सेक्शन 53A किस चीज़ के बारे में डील करता है? ये हमारे पास डील करता है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप ETC बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब जिस शख्स ने कोई रेप कमिट किया है, क्या किया है हमारे पास, कौन सा ऑफेंस किया है, रेप किया है, ठीक है, तो फिर उसकी एग्जामिनेशन, यहाँ पर एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, आपने बड़े ध्यान से देखना है। 53A की बात करते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन। कुछ स्टूडेंट्स इसको बहुत ही हमारे पास लाइटली लेते हैं मगर ये ऐसा लाइटली है नहीं, इसको समझना बहुत ही टिपिकल है। एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन accused of rape ETC by medical practitioner। अब यहाँ पर बात हो रही है मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन्स कौन है हमारे पास, मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। यहाँ तक बात क्लियर है? गवर्नमेंट ने किस चीज़ के लिए अपॉइंट किया है, हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए, या फिर जो हमारे पास हेल्थ एजुकेशन है उस हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे एजुकेशन ऑफिसर होते हैं जो इनकी ड्यूटी होती है। ये आ रही बात समझ में? अब ये बात किसकी कर रहा है, एग्जामिनेशन किसकी एग्जामिनेशन की बात कर रहा है, ठीक है। अक्सर आपने देखा DNA किसका होता है, हमारे पास लड़की का। अगर रेप लड़की से हुआ है तो फिर DNA फॉर एग्जांपल ये B है जो लड़की है, गर्ल है, और ये A है एक बॉय, ठीक है, इसने B का रेप किया है तो फिर DNA किसका होगा, DNA हमारे पास इस लड़की का होगा। आ रही बात समझ में? मगर यहाँ पर ये सेक्शन बात कर रहा है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप, जिस शख्स ने रेप कमिट किया है उसकी एग्जामिनेशन। आ रही बात समझ में? मीन्स जो अक्यूज पर्सन है मीन्स जवाबदार है उसका एग्जामिनेशन करेगी हमारे पास कौन करेगी, हमारे पास हेल्थ ऑफिसर करेगा। आ रही बात समझ? जो गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट करती है। अब ये सेक्शन PPC के अंदर अभी जो अमेंडमेंट हुई है आपने देखी 2016 के अंदर, उसके बाद इसमें ये सेक्शंस इंसर्ट किया गया है, PPC में भी किया गया है अमेंडमेंट, ठीक है। 376 PPC 377, ठीक है, और 377B ये अमेंडमेंट अभी आई है, ठीक है। अननेचुरल ऑफेंसेस जो होते हैं उनसे रिलेटेड। आ रही बात समझ में? अननेचुरल ऑफेंस में क्या क्या होता है ये आपको सब PPC आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है इसकी ड्यूटी है व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप, जब भी कोई पर्सन गिरफ्तार कर दिया जाता है किसी रेप के केस में, ठीक है, किसी रेप के जुर्म में,
अननेचुरल ऑफेंस हो या फिर सेक्सुअल अब्यूज़ हो या फिर अटेम्प्ट टू कमिट रेप या फिर रेप करने की कोशिश की जाए। आ रही बात समझ में, जो कि सेक्शन 3 हमारे पास 76 हो, 377 हो या फिर 377 बी हो। आ रही बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है। अब उसकी क्या करेगी, जो भी लॉफुल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसको एग्जामाइन करेगा और उनके मुताबिक वो हमारे पास विदाउट एनी डिले, ठीक है, आ रही बात समझ, विदाउट एनी डिले वो जो है हमारे पास क्या करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा। सब सेक्शन 2 बात करता है, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन अंडर सब सेक्शन 1 शैल विदाउट डिले एग्जामाइन सच पर्सन एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ हिज एग्जामिनेशन गिविंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, नेमली जैसा कि उसका नाम, उसकी एड्रेस, उसकी उम्र, हर बस में मार्क ऑफ इंजरीज वगैरह जो भी हो उनकी बॉडी पर, पर्सन ऑफ अक्यूज की, ठीक है, डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए जो हमारे पास पर्सन ऑफ अक्यूज फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए जो भी चीज़ चाहिए, जो भी डिस्क्रिप्शन चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए उसकी डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल, जो भी अदर मटेरियल्स लिया जाए तो फिर उसकी पर्टिकुलर्स दी जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। और द रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 2 शैल स्टेट प्रिसाइजली द रीजन फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट। अब जो हमारे पास जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो रिपोर्ट बनाएगा सब सेक्शन 1 के अंदर, जो उनको बनानी है विदाउट डिले, आ रही बात समझ में, तो फिर वो क्या करेगा, उसकी प्रिसाइज बनाएगा, प्रिसाइज उसकी कंक्लूजन बनाएगी कि क्या नतीजा आया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरे वो पेज के पेज छाप ले, ठीक है। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन, अब एग्जैक्ट टाइम बताना है कि किस टाइम ये हमारे पास एग्जामिनेशन हुई और मुकम्मल कब हुई, कब स्टार्ट की कब मुकम्मल की, एग्जैक्ट टाइम हो, ठीक है। अगर 10 बजे शुरू हुई है 11 बजे ख़त्म हुई है तो वो एग्जैक्ट टाइम है। आ रही बात समझ में सब। हमारा उसका शैल आल्सो बी नोटेड इन रिपोर्ट अंडर सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 2 के अंदर वो रिपोर्ट हमारे पास देनी चाहिए उस टाइम के मुताबिक, ठीक है। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट डिले फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हु शैल फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर रेफर्ड इन सेक्शन 173। अब 173 जो है सीआरपीसी के अंदर चार्ज फ्रेम होती है, उसके अंदर हमारे पास ये रिपोर्ट दी जाती है। हमारी बात समझ, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम सेक्शन 54 से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ तक किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ ले। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेक्शन वाइज, और सेक्शन वाइज में आपने एक एक लफ्ज़ पढ़ना है, ठीक है। और डिटेल से जो बैड रीडिंग हमारे पास दी गई है उसके मुताबिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जब मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा तो फिर ओवरव्यूज़ में आपको दूंगा उसके बारे में, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि सर हमें सेक्शन वाइज पढ़ाएं। हम जब पढ़ते हैं सेक्शन, जब चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही आसान लगता है, मगर जब हम सेक्शन पढ़ते हैं तो फिर सेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं टेक्निकल जो हमें समझ में नहीं आती है, तो फिर उनकी फरमाइश पर मैं ये सेक्शन वाइज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।